स्टार्ट हुआ। हाँ यार, अगर मैं सुंदर नहीं लगूंगा तो कैसे चलेगा भाई यार। क्या हो गया, आवाज आ रही है तो इतना लोड नहीं लेना है कभी। क्या आप लोग टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। हेलो एवरीवन, दिस इज शशांक तिवारी फ्रॉम द महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर एंड आई वंस अगेन वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो। और हम लोग आज फिर से एक बार लाइव क्लास पे हमारी कंजक्शन का टॉपिक कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग तो नाक पहुंच रही लड़की तो पहुंच ले, सामने आई टू आई कॉन्टेक्ट रखो, अपनी बुक खोल के बैठो, ठीक है। लुशन की बुक आप सारे बच्चे ऑन करके बैठेंगे, हमारा कंजक्शन का टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। क्या लगता है शुरू होगा? अवश्य होगा बालिके। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? जय मां सरस्वती, जय श्री महाकाल। आप सभी को, जितने प्यारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको भी जय श्री महाकाल। डेट का है बच्चों? तो बन गई रानी बेटी। और आज का है अंडे मंडे संडे। ओके, सो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं कंजक्शन का। तो दिल थाम के बैठ और शुरू करते हैं हम लोग। कौन सा टॉपिक? कंजक्शन का। और आप सभी को जय माता दी और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नंदन ने मुझे याद दिला दिया, ठीक है। कल हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाया था, इसलिए कल से ही नवरात्रि शुरू हो गई है। आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और जय माता दी। आप माता जी का आशीर्वाद आप सभी पर, हम सभी पर बना रहे। शुरू करते हैं टॉपिक, ठीक है। चलो, गिव मी वन बुक, आप लोग आपस में शेयर कर लें। तो कंजक्शन के बारे में बात करते हैं। कंजक्शन क्या होता है, कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। और कभी भी एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आती है, ठीक है। एग्जाम में कभी मेरे बच्चे डेफिनेशन नहीं आएगी। तो क्या होता है कंजक्शन? कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंट्स वर्ड, सेंटेंस, क्लॉजेस, फ्रेजेस टुगेदर और ईच अदर। क्या मतलब है? इधर देख बेटा, कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंट्स वर्ड्स, सेंटेंस, क्लॉजेस, फ्रेजेस टुगेदर और ईच अदर। यानी कि हर वो वर्ड कंजक्शन कहलाएगा जो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को, क्लॉज को, फ्रेज को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। हर वो वर्ड कंजक्शन कहलाएगा जो क्लॉज को, फ्रेज को और हमारे सेंटेंस को, वर्ड को जोड़ने का काम करता है। वो सब क्या है? कंजक्शन। ठीक, समझ में आया? देवांश बताओ क्या होता है कंजक्शन? अब पूरा फोकस ध्यान में रखना। बता तो दिया लेकिन टूटा फूटा। कुणाल बताओ। ठीक है, समझ में आया? कंजक्शन मतलब कनेक्टर। कंजक्शन मतलब कनेक्टर। सीधे शब्दों में कहा जाए, आप लोगों ने घर बनते हुए देखा होगा, उसमें जो पाइप रहता है, चिनाई करते समय, चिनाई करने में जब हम तराई करते हैं ना, पानी डालने वाला काम, तो अगर मान लो पाइप छोटा है तो हम दो पाइप लेके आते हैं, दो पाइप के बीच में कनेक्टर फंसा देते हैं। कनेक्टर क्या हो गया? बस कंजक्शन, ठीक है। वो क्या हो गया? कंजक्शन। बस देखो, ऐसे ऐसे समझ लेते हैं। ये एक छोटा सा बॉक्स है, ठीक है, ये भी एक और बॉक्स है, और ये बीच में इन दोनों को जोड़ने वाला ये क्या हो गया? बन गए तुम राजा बेटा। समझ गए? तो कंजक्शन क्या होता है? हर वो वर्ड कंजक्शन कहलाएगा जो दो वर्ड्स को, सेंटेंस को, क्लॉज को, फ्रेज को जोड़ने का काम करता है। डन? ये एग्जाम में नहीं आएगा। क्लियर है? ये एग्जाम में नहीं आएगा। कहाँ आएगा एग्जाम में? एग्जाम में पूछा जाएगा कंजक्शन के टाइप्स कितने होते हैं और कंजक्शन के यूजेस कौन से होते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, हम लोग, मेरे बच्चे सारे डिस्कस करेंगे। बेटा भुवन बाम, हमारी तरफ देखो, टैट अपला दरगजे में निकाल देंगे 10, ठीक है। तो देखो, अब आप लोग जितने बच्चे बैठे हैं, आप लोग है ना, ये माननीय श्री ए के ठाकुर सर की बुक अवश्य लेके आए। बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। डेफिनेशन हम लोगों ने कवर कर ली। अब आपका टास्क क्या है यहां से वो देखना। कंजक्शन यहां पर दिए हैं 61। तो क्या सर सारे पढ़ने? हाँ बिल्कुल सारे पढ़ने, कोई बात ही नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पता नहीं उसने आपका गुड लक या बैड लक कौन सा खराब निकला और उसने जो आपने नहीं पढ़ा वो दे दिया फिर। तो बेटर सॉल्यूशन क्या है कि हमें सब कुछ पढ़ना है। क्लियर है? तो आपको क्या करना है कि जितने भी कंजक्शन यहाँ पर मेरे बच्चों लिस्ट में दिए गए, आपको सबके नाम याद रखने हैं, ठीक है। जैसे एंड माने और। सर क्या हमें हिंदी मतलब भी याद करना? हाँ बिल्कुल बच्चा, हिंदी मतलब भी याद रखना है। समझ गए? हिंदी मतलब भी आपको याद होना चाहिए। समझ में आई बात? रुद्र क्लियर है? एंड माने और, एज वेल एज माने और भी, तथा अदरवाइज माने नहीं तो, और एल्स माने नहीं तो,
देयरफॉर सो हैंस कॉन्सिक्वेंटली, अतः इसलिए फलतः। कहने का मतलब सिंपल है, आप ये सारे के सारे आप लोग पढ़ेंगे, एक ही बात है उसका, जब उसका इसलिए, ठीक है। अब 9th पॉइंट पे देखो, ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, सो दैट, टू टू, सो एज वेदर और, एज सो एज सुन एज। कहने का मतलब ये है कि जो पेयरिंग वाले वर्ड्स हैं, जहाँ पर आपको लिखा होगा, जैसे कि थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा ईदर और, यहीं से क्वेश्चन बनने की शुरुआत हो जाती है। सामने वाले ने कैसा क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में कि ईदर के साथ में दे दिया, ईदर के साथ में कौन सा कंजक्शन यूज होता है, उसने दे दिया बट, उसने दे दिया और, उसने दे दिया सो, उसने दे दिया नॉर। अगर आपने एक लिस्ट याद करी होगी तो आपको पता होगा ईदर के साथ में और का यूज होता है। समझ में आया अधिश्री, क्या समझ में आया बताओ? बस अगर आपको ये पेयरिंग वर्ड्स याद होंगे, पेयरिंग वाले कंजक्शन याद होंगे, इन पेयरिंग वाले कंजक्शन का भी एक नाम है जिसको बोलते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। क्या बोलते हैं? कोरिलेटिव कंजक्शन आर ऑलवेज यूज्ड इन पेयर्स। जो कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं वो हमेशा पेयर्स में यूज किए जाते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? तो आपका टास्क समझ में आ गया, आपको क्या करना है, पहले ये सारे कंजक्शन के नाम और लिस्ट याद रखनी है। डन? हिंदी मीनिंग के साथ में। और उसके बाद में नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे एंड लिखा है तो सुभाष एंड पंकज हैव कम। चलो थोड़ा सा मैं और अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। सुभाष एंड पंकज, आई डोंट लाइक दिस, चंदा एंड ज्योति, ठीक है, चंदा एंड ज्योति, यार ये तो रिकॉर्ड हो रहा ना भाई, थोड़ी सी अच्छी राइटिंग लिख दूं मैं, नहीं आएगी। चंदा एंड ज्योति आर ब्यूटीफुल गर्ल्स, बेटा ब्यूटीफुल गर्ल्स, ठीक है। अब देखो यहां पर चंदा है, ज्योति है, हमने एंड के द्वारा जोड़ दिया, एंड का हो जाएगा कंजक्शन, बस कनेक्टर के लो, कंजक्शन के लो, सिंपल सी, जो दो वर्ड्स को, सेंटेंस को, क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है सब कंजक्शन है, खत्म। खत्म मतलब खत्म। अब राम एज वेल एज हिज पार्टनर्स, हाँ, इज देयर, राम एज वेल एज हिज पार्टनर्स इज देयर। सही है गलत है सेंटेंस? क्यों सही है बता 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 बता। हाँ देखो, राम एज वेल एज हिज, देखो एज वेल एज यहां पर क्या हो गया, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं यहां पर इज आएगा, आर आएगा। आर कितने बोलते हैं, हाथ खड़ा करो। हाँ, सबसे अच्छी बात है कि हमारे बच्चों इजी आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि एज वेल एज से पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है। अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स नहीं पढ़े हैं तो ये डेफिनेटली गलती होना जायज़ है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर मैंने काफ़ी लेक्चर्स रेडी कर दिए हैं, आप लोग पढ़ना उनको, बेस्ट 75 रूल्स के नाम से है वो, ठीक है। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास बुक में सारी चीज़ें बताई गई है। तो एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट होता है वर्ब हमेशा उसके बाद में उसके हिसाब से लगती है। अब राम चूंकि सिंगुलर था इसलिए वर्ब कौन सी लगी, सिंगुलर। डन? यहाँ पर इज द राइट आंसर। सिंपल सा फंडा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब कैरी करेगा, पुंगुलर सब्जेक्ट है पुंगुलर वर्ब कैरी करेगा। एक का नौता है एक आएगा, चूल का नौता है सिबिरे आएंगे। डन? कोई डाउट? बस। हाँ गोरमी, बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो, बात पक्की है कि आई नहीं? करेंगे तैयार डोकर से बात, बड़बड़ाओ नहीं। चलो कहाँ तक पहुँच गए बच्चों हम लोग? अच्छा अभी तो सर शुरू ही कराया हमने, पहुँचे कहाँ हैं? एक मिनट। अरे सब है राजा, नोट्स में सब कुछ मिलेगा, लेकिन हम लोग क्या ना जीरो से एडवांस तक चलेंगे, सब कुछ है नोट्स में अवेलेबल। ये सारे एग्जांपल्स मेरे बच्चे आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले काइंड्स ऑफ कंजक्शन के बारे में बातें। देखो बीच बीच में फोन करते रहना मेरे को सर, अगर आप सुंदर नहीं दिखे तो, ठीक है। हाँ चलो हम बात करने वाले काइंड्स ऑफ कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन के कितने प्रकार होते हैं, किसी को पता हो तो हाथ खड़ा करें। हाँ अनुभव बताओ। वैसे तो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? सबऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है। कोरिलेटिव को अगर अलग कर दे तो तीन टाइप के हो जाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है, उसने सारे बता दिए। हाँ भाई बताओ, तीन होते हैं वो भी सही है, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव, ठीक है, हम तीनों पढ़ लेंगे। डन? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, क्या होता है देखते हैं। तो देखो आपको सबके नाम याद रखने हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, देखो एंड, बट, और, नॉर, फॉर, येट, सो, एज वेल एज, ईदर और, नीदर नॉर। अब सर यहाँ पर ईदर और को आपने बताया था कोरिलेटिव के अंदर डाल दिया गया है, तो अनुभव तो हमारा स्मार्ट निकला। अनुभव ने बोल दिया कि अगर हम दो मानेंगे तो फिर इसको कोऑर्डिनेटिव में डालेंगे, और अगर अगर तीसरा भी क्रिएट करते हैं जस्ट लाइक कोरिलेटिव, तो हम लोग क्या करेंगे, जो पेयरिंग वाले वर्ड्स है उनका एक अलग सेक्शन बना देंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन क्या है, एंड, बट, और, नॉर, येट, सो, एज वेल एज, ईदर और, नीदर नॉर। सर नाइदर नॉर सुना है मैंने, हाँ बोथ आर राइट। ठीक है, इफ यू से ईदर और, वो भी करेक्ट है। नीदर नॉर, मैंने नाइदर सुना है, नाइदर भी सही है, नीदर भी सही है। ठीक है, हाँ बताओ। हाँ फैन बॉयज भी होता है, फोर एंड नॉर वगैरह सब सब पढ़ा है, मेरे नोट्स में लिखा है। ठीक है, अब क्या सीन है, तो आपको कोऑर्डिनेटिंग कंडीशंस के सारे नाम याद होना चाहिए बच्चों। कोई क्वेरी इसमें, तो फोर एंड, बट, नॉर, येट, सो, एज वेल एज, ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, ओनली देन, देयरफॉर, नो लेस देन, अदरवाइज, और एल्स, स्टिल, व्हाइल, वेयरएज, नेवरदलेस, एटसेट्रा को कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन कहते हैं। सवाल ये है कि क्यों कहते हैं, बताओ। तो नीचे दिया है कि देखो कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन हमेशा समान श्रेणी या समान कोटि का होता है। इसका प्रयोग हमेशा दो इक्वल रैंक के, यानी कि सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन होते हैं वो हमेशा इक्वल रैंक के वर्ड सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। प्रश्न उठता है सर ये इक्वल रैंक का होता है। ठीक है, इक्वल रैंक जैसे राम और श्याम दोनों पर्सन है, राम और श्याम, तो वो इक्वल रैंक हो गया। तो सेंटेंस से बात हो रही राम एंड कमिंग, ठीक है, राम एंड श्याम आर कमिंग, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक सेंटेंस के अगर हम बारे में बात करें इक्वल रैंक मतलब बराबर बात हो रही है, यानी कि दोनों पर्सन हमारे सेम है, तुम दोनों आपस में ही लगे हो, क्या चल रहा है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब होता है समान श्रेणी कोटि का होता है। इसका प्रयोग हमेशा दो समान इक्वल रैंक और वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है। अब नीचे कुछ एग्जांपल दिखे, एग्जांपल देखो क्या लिखा है, यहां पर देख लेते हैं। यू एंड आई आर, ठीक है, यू एंड आई आर स्टूडेंट्स। अब यहां पर क्या है देखो, एक तो सब्जेक्ट हमारा ये हो गया और एक हमारा ये, तो कंजंक्शन कौन सा हो गया हमारा, ये वाला। चलो अब एक और सेंटेंस देखते हैं, देखो माय फादर इज पुअर बट ऑनेस्ट, यहां पर लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, माय फादर इज पुअर बट, अब यहां पर दो सेंटेंस आ गए इक्वल रैंक के। देखो मेरे पिताजी गरीब हैं लेकिन ईमानदार है, ठीक है, मेरे पिताजी गरीब हैं लेकिन ईमानदार है। ऑलवेज रिमेंबर नोबडी इज पुअर इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कोई भी गरीब नहीं है। मेरे बच्चे आप लोग दिल से बहुत अमीर हो सकते हो, आप हमेशा दिल हमेशा बहुत बड़ा रखो, अपना मन सबके लिए साफ रखो, आप बहुत अमीर, आपसे अमीर इस दुनिया में कोई इंसान हो ही नहीं सकता, ये याद रखना। अगर आपका मन साफ है, अगर आप दूसरों का हमेशा अच्छा चाहते हो तो आप बहुत अमीर हैं। सो नेवर से दैट यू आर पुअर और एनीबडी इज पुअर। ठीक है, कभी कभी फ्री में ऐसी गान मिल जाता है। क्या कौन कहता है, मैं, अच्छा मैं कहता हूँ, ये तो एक छोटा सा डायलॉग है कि भाई मतलब हाँ वो तो फ्लो में निकल जाता है, उसको एडजस्ट कर लिया गया। ठीक है, बट मैं बहुत अमीर हूँ दिल से। ठीक है, महाकाल के आशीर्वाद से मेरा दिल बहुत बड़ा है। ठीक है, मैं कभी किसी को ये नहीं कहता हूँ कि पुच्ची पुच्ची। ओह, चेंज द टॉपिक, कट करना है इसको। ठीक है, चलो कहाँ थे बच्चों हम लोग। तो काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया हमारा, इक्वल रैंक के वर्ड्स और सेंटेंस छोड़ने का काम करते हैं। अब नीचे एक स्टेटमेंट लिखा, उसको चेकआउट कर लो। उपरोक्त वाक्यों में आपने देखा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड बट का प्रयोग दो नाउन, दो प्रोनाउन, ठीक है, नाउन और एक प्रोनाउन, और इन सबको जोड़ने के लिए यूज होता है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मेरे बच्चे क्या होता है, इक्वल रैंक के वर्ड्स और सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेरी हो तो बताओ मुझे, तो आगे बढ़ें। एक भी वही बच्चा या बच्ची जिसको समझ में नहीं आया तो बताएं। डन, चलो अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। हाँ, अब नहीं, थोड़ा सा और डिटेल में चलेंगे भी। देखो अब चूंकि देखो ये ऐसा लेक्चर है कि जो आपको बहुत काम आएगा बाद में। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव। अब थोड़ा सा और इसके अंदर डीप में जाते हैं। तो हम लोग देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी तीन कुछ और टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, वो देखो, क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव कंजंक्शन, एडवर्सिटी कंजंक्शन और इलेटिव कंजंक्शन। सर ये तो हमने पढ़े ही नहीं है, चिका होते हैं, सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। तो अब देखो क्या सीन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन
कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है बताओ? बता दिया हमने, अभी पढ़ के आए, इक्वल रैंक के वर्ड्स और सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। अब इसके अंदर एक है क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव कंजक्शन। क्या होता है? एंड, बोथ, एज वेल एज, नो लेस देन, ये सारे लिखे हैं। अल्टरनेटिव में और, इधर और नीदर। सर ये तो लिखे हैं इसमें, पर आपने मुझे समझाया ही नहीं, मुझे समझ में कैसे आएगा क्या होता है? ये तो मैं रट्टा मार लूंगा, और आपने बता भी दिया है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में होता है, ठीक है। अब इसमें नीचे देखो क्या लिखा, क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव, वे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने के लिए यूज में आते हैं, उनको बोलते हैं क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव कंजक्शन। क्या मतलब है इसका? देखो एक बार मैं बताता हूं। देखो, क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव कंजक्शन एक ही बात है। जैसे चीकू बोल दो, शशांक बोल दो, बात एक ही है, वाई निकल के आएगा, ठीक है। तो क्या मतलब है क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव का? इसमें देखो अपने स्टेटमेंट, बुक में देखो क्या पढ़ा है, गोर में खड़े हो, पढ़ के दिखाओ, सुनाओ। हाँ, आप पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, अपने आप समझ में आएगा, सुनाओ। तू गरारे करा कर बैठ जा, नंदन गड़ाओ, पढ़ उसको क्या लिखा है। क्लियर है? देखो, वे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने के लिए यूज में आते हैं। कोई एक स्टेटमेंट लिखा है, उसको दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने के लिए यूज में आते हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव कंजक्शन, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? फिर सुनो सौरभ, कॉपुलेटिव कंजक्शन क्या होता है? जो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने के लिए काम में आता है। स्टेटमेंट क्या होता है बताओ? कहाँ बारात में आया मेरी, कहीं काम हो? हाँ, बस कोई कुछ बोल रहा है, एक स्टेटमेंट दिया कि ये लड़का शुद्ध है, तो ये क्या हो गया? एक स्टेटमेंट है, ठीक है। जैसे मतलब शुद्ध है मतलब ये कि वो नहा के आया है, ठीक है। तो देखो क्यूमुलेटिव कॉपुलेटिव का देखो, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, भगवान पे भरोसा रखो और सही करो, बस बाकी सब बा महाकाल देख लेंगे, होता है ना। तो क्या है क्यूमुलेटिव कॉपुलेटिव का एग्जांपल क्या है? ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। तो एक स्टेटमेंट क्या था? ट्रस्ट इन गॉड, भगवान भरोसा रखो। दूसरा क्या था? डू द राइट। दूसरा सेंटेंस हो गया, स्टेटमेंट हो गया। तो क्यूमुलेटिव कॉपुलेटिव क्या है? सर पर इसमें तो एंड आ रहा है, और ये तो आपने कोऑर्डिनेटिंग में बताया है। हाँ तो ठीक है ना, हमने पढ़ लिया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या था, लेकिन ये कोऑर्डिनेटिंग के अंदर भी पार्ट है, कोऑर्डिनेटिंग के अंदर भी पार्ट है, तो उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो कॉपुलेटिव और क्यूमुलेटिव क्या होता है? जो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने के लिए काम में आएगा, उसको क्या बोलते हैं? कॉपुलेटिव और क्यूमुलेटिव कंजक्शन। तो एक स्टेटमेंट क्या था? ट्रस्ट इन गॉड, दूसरा है डू द राइट थिंग। डन? ऐसे ही क्या लिखा है? रमन एज वेल एज अजीत वॉज प्रेजेंट देयर। तो रमन भी प्रेजेंट था और अजीत भी प्रेजेंट था, तो उन दोनों को एज वेल एज से जोड़ दिया। तो एक स्टेटमेंट क्या था? रमन इज प्रेजेंट देयर, अजीत इज प्रेजेंट देयर, दोनों को एक साथ जोड़ दिया, रमन एज वेल एज अजीत इज प्रेजेंट देयर। क्या? हाँ लगा सकते हैं, रमन ने दिया, वो एंड करके बना लो, पर उसमें बोला रमन के साथ साथ अजीत भी वहां मौजूद है। अब बताओ क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव में किसी को डाउट है क्या? एक भी बच्चा है, बच्ची? पक्का? चलो, दूसरा है अल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन क्या होता है बताओ? अल्टरनेटिव समझ में आ रहा है? ऑप्शन दिया जा रहा है कहीं ना कहीं आपको। अल्टरनेट मतलब एक दिन छोड़ के भी होता है, TTS MWF, और अल्टरनेटिव मतलब आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। क्लियर है? तो अल्टरनेटिव कंजक्शन क्या होता है वो देखो, वे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो दो अल्टरनेटिव विकल्पों के बीच में, यानी कि चॉइस देने के लिए काम में आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव, ठीक है। जैसे इधर ही इज मैड और ही फेंस मैडनेस, या तो वो पागल है या पागलपन की नौटंकी दे रहा है, ठीक है। नाउ नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर भी, ना तो उधार लो ना उधार दो, ना तो उधार लेना चाहिए ना तो उधार देना चाहिए, आज से उधारी बंद, ठीक है। चलो, तो क्या है अल्टरनेट ऑप्शन? क्या है आपके पास में? इधर और, या तो ये करो या वो करो। समझ में आई बात? अल्टरनेटिव का मतलब क्या है? ऑप्शन रहेंगे पास आपके, और उसमें या तो आपको ये करना है या फिर वो करना है। तो एक बार फिर चेकआउट करो, वे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो दो अल्टरनेटिव, ठीक है, विकल्पों के बीच में चॉइस देने के लिए यूज में आते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव कंजक्शंस, ठीक है। वर्क हार्ड इल्स और अदरवाइज यू विल नॉट पास, क्या बताएं? मेहनत करो नहीं तो तुम्हारी ठिस जाएगी, ठीक है। मतलब वर्क मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, ठीक है बच्चों। तो ये अल्टरनेटिव कंजक्शन हो गया। चलो नेक्स्ट है इसमें एडवर्सिटी कंजक्शन। क्या होता है सर एडवर्सिटी कंजक्शन? सब कुछ आपकी बुक में लिखा है, बस आपको दिल थाम के बैठना और अपनी बुक खोल के बैठना और पढ़ना है, ठीक है। देखो, वे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो दो स्टेटमेंट के बीच में अपोजिशन और कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्रेस करते हैं। सर ये क्या है अपोजिशन और कॉन्ट्रैक्ट? मतलब विरोधाभास।
मतलब विरोधाभास, यानी कि अपोजिशन के बारे में बात आएगा। एक कहना है कुछ चाह रहा है, दूसरा कुछ और बोल देगा। जैसे एक कह रहा मैं ब्याह करूंगा, बोले नहीं मैं तो रड़ुआ रहूंगा। ठीक है, कहने का मतलब समझना है, अपोजिशन। तो देखो एडवर्सिटी कंजंक्शन क्या होता है, वे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो दो स्टेटमेंट के बीच में अपोजिशन या कॉन्ट्रास्ट यानी कि विरोध अंतर के भाव को डिनोट करता है। जैसे कि ही स्लो बट ही इज स्टडी, ऐसे ही ही वाज अनॉयड स्टिल येट ही इज कीप क्वाइट। अब इसमें एक सुंदर सा एग्जांपल देता हूं जो समझ में आएगा। देखो शी इज ब्यूटीफुल वेयर एज और वाइल हर फ्रेंड्स आर अगली। वो बहुत सुंदर है लेकिन उसके जो दोस्त हैं वो बहुत मतलब अगली मतलब बदसूरत होता है। वैसे मैं कभी किसी के लिए अगली वर्ड यूज़ करता नहीं हूँ क्योंकि हर व्यक्ति बहुत सुंदर है अपने आप में। ठीक है, आप सब बच्चे बहुत सुंदर हैं, आप अपने आप को किसी से कम नहीं समझना। ठीक है, अगली मैं कभी वर्ड यूज़ नहीं करता ऑनेस्टली, बस इसमें एग्जाम्पल लिखा गया है। तो शी इज़ ब्यूटीफुल वेयर एज, वो सुंदर है, जबकि वाइल हर फ्रेंड्स आर अगली, उसके जो दोस्त है वो गंदे हैं। ठीक है, तो गंदा कोई नहीं होता। ठीक है, हमारा मन साफ है तो हम बहुत सुंदर है। ठीक है, भाई को देखा कभी, भाई ऑलवेज सुंदर सुंदर सुंदर। हाँ भाई देख सौरभ को टॉफी मिलेगी, सौरभ ने फोकस किया, मेरे बाल बिगड़ गए साले छोटो। वो कहाँ है कंगी मेरी? नहीं एक मिनट, हाँ वो वाली ना, वो अच्छी वाली कंगी है। सौरभ तू मेरे से टॉफी लेके जाइयो। क्या कह रहा भाई? आप सही देख रहा है? हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अच्छा उसमें आ रहा है क्या? थोड़ा सा नीचे कर लो उसको। कब से आ रहा है ये? तो तेरे को तब से बोलना चाहिए ना। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा साइड कर लेना। आप बोल दिया करो ऐसी चीज़ें, थोड़ा एडजस्ट कर ले उसको। अब ठीक है कि नहीं? तो ये चीज़ पहले बता देता बेटा, कोई बात नहीं। चलो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया बताओ? ये तू अपने पास रख ले भाई, नहीं ये वाली रख ले यार, एडजस्ट कर लो यार मेरे में। हाँ बुक है हमारी। एडवर्सिटी क्लियर हुआ? चलो तो एडवर्सिटी क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात होती है। शी इज ब्यूटीफुल वेयर एज हर फ्रेंड्स वर अगली आर अगली, सॉरी, तो वो सुंदर है लेकिन उसके दोस्त जो हैं वो अगली हैं। अब लास्ट है हमारा इलेटिव कंजंक्शन। सर ये क्या होता है? तो इलेटिव कंजंक्शन देखो, वे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो दो इन्फ्रेंस यानी निष्कर्ष के भाव को एक्सप्रेस करने का काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? इलेटिव कंजंक्शन। सब अपनी अपनी बुक में देख के एक बार रीड करना बेटा। मैं कह रहा हूँ एक कोई समझ में नहीं है ना, 5 से 10 बार मैक्सिमम पढ़ो, बस अपने आप समझा जाए। और 10वीं बार में समझ में नहीं आए फिर आ जाना अपने माड़ा साहब के पास में कि सर अब समझा दो। क्लियर है? तो इलेटिव कंजंक्शन क्या है? वे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन जो निष्कर्ष मतलब रिजल्ट मतलब परिणाम के भाव को डिनोट करने का काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? इलेटिव कंजंक्शन। देखो शी विल पास फॉर शी वर्क्स वेरी हार्ड। ठीक है, वो पास हो जाएगी क्योंकि भैया अल्टीमेटली वो बहुत मेहनत कर रही है। ठीक है, नाउ विनय डिड नॉट वर्क सो और कॉन्सिक्वेंटली ही फेल्ड, उसने काम नहीं किया इसलिए भाई साहब वो फेल हो गया। तो अल्टीमेटली क्या निष्कर्ष क्या निकला? उसने काम नहीं किया इसलिए वो फेल हो गया, परिणाम आ गया। तो ये वाली चीजें आपको याद रखना। अब सर आपने चारों पढ़ाए, ये एग्जाम में नहीं आएंगे। हाँ देखो अब, हाँ मैंने क्या कहा, देखो अगर आपके एग्जाम में टॉपिक दिया है कंजक्शन, ठीक है, कंजक्शन का टॉपिक आपके एग्जाम में दे दिया है, तो सामने वाला अगर पूछना चाहेगा तो कुछ ही पूछ सकता है। ठीक है, उसको पूरा अधिकार है। मान लो पेपर बनाने वाला जिस दिन पेपर बना रहा है उस दिन उसका मूड खराब है। ठीक है, मान लो कि उसकी पत्नी ने उसका लठ दे दिया हो, अब लठ देते तो गुस्सा कहाँ निकालेगा? पत्नी पे तो निकाल नहीं सकता। अब क्या होगा? पेपर बनाएगा भाई साहब। अब उसने दे दिया, बताओ कि इसमें इलेटिव कंजक्शन कौन सा है, इसमें बताओ क्यूमुलेटिव कंजक्शन कौन सा है। अब उड़ गए तोते। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप कर दोगे, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो जय महाकाल। ठीक है, फिर तो तुक्के लगेंगे। फिर क्या, क्यों ध्रुवी? फिर तो तुक्के लगेंगे। देखो ध्रुवी बहुत अच्छी लड़की, आजकल बराबर 4 दिन से देख के मेरे को हंस रही है, रुकती नहीं, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। ठीक है, हाँ वो कहाँ है हमारा टॉपिक? चलो ये चारों चीजें क्लियर हैं। अब आ जाओ सबऑर्डिनेट कंजक्शन पे। तो एक मिनट, एक पेन 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 दे दे भाई यार। पेन ये तो मेरा ही है छोटे। ठीक है, हाँ अब हम पढ़ने वाले हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सब मतलब देखो, सब मतलब सिंपल है, सब्स्टिट्यूट। सब मतलब क्या है?
सब्स्टिट्यूट। सिंपल शब्दों में कहा जाए कोई किसी पे डिपेंडेंट रहेगा। सबऑर्डिनेट मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। जैसे आप लोग क्या हो, आप सब सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो, मैं भी सबऑर्डिनेट कंजक्शन हूं। पूछो क्यों? हाँ, मैं अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हूं और मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहूं आजीवन, जैसे मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ रहें। कभी कभी इमोशनल बातें कर देता हूं मैं डीप मीनिंग पे, ठीक है। आप लोग क्या देखो, अल्टीमेटली आप लोग सबऑर्डिनेट है, कहीं नहीं अल्टीमेटली आपकी फीस जो आपके पेरेंट्स भर रहे हैं, ठीक है, तो आप उन पर डिपेंड, आपके खाना पीना सारी चीज़ें, आपकी जो भी लाइफ स्टाइल है उनको मैनेज कौन कर रहा है अभी? आपके पेरेंट्स। तो आप किन पे डिपेंडेंट हो? पेरेंट्स पे। डन। ऐसे ही अगर भाई अपनी बात करें तो मैं भी अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हूँ। मैं भी अपनी मम्मी से पैसे ले लेता हूँ कभी कभी, ठीक है, आल्दो वो मुझसे ज़्यादा मांग लेंगे लेकिन चलेगा, लेकिन मैं 10-20 रुपये उनसे ले ही लेता हूँ। ए मम्मी पैसा, ठीक है, अच्छा लगता है। देखो हम कितने भी कमा ले भविष्य में, लेकिन जो माँ बाप का प्यार होता है ना मेरे बच्चों, वो एक नेक्स्ट लेवल पर रहता है, ठीक है। आप हमेशा कितने ही बड़े हो जाएं, आप लाइफ में खूब बड़े बने, लेकिन हमेशा अपने पेरेंट्स से पैसे जरूर मांगे। ये चीज़ उनको एहसास दिलाएगी कि हाँ मेरा बच्चा आज भी मेरे टच में है, ठीक है। ऐसा नहीं है लोग खूब करोड़ों लाखों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, पेरेंट्स को भी देते हैं, ऐसा नहीं है। मम्मी मेरी जब भी मांगती कभी डिनाई नहीं है, लेकिन वो जो 10 रुपये मांगता हूँ, 20 रुपये मांगता हूँ, फिर मेरी माँ जब चिड़चिड़ाती है हालांकि मेरे से ही पैसा मांगेगा, वो जो फीलिंग्स होती है ना भाई, आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो दिल को सुकून दे देती है, ठीक है। तो आप हमेशा अपने पेरेंट्स से पैसे मांगते रहें, ये चीज़ उनको एक प्राउड फील कराएगी, देखना। चलो, तो सबऑर्डिनेट कंडीशन क्या होता है मेरे बच्चे? देखो, एज, बिकॉज, सिंस, एज तो, ऑल्दो, दैट, बिफोर, अनटिल, अनलेस, बहुत सारे कंडीशन लिखे हैं। तो सर क्या हमें सारे याद करने पड़ेंगे? हाँ बिल्कुल सारे याद करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको सबऑर्डिनेट कंजक्शन सारे ही याद करने हैं, ठीक है। सर एग्जाम में कैसे आएगा वो भी बताया जाएगा आपको। देखो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सबऑर्डिनेट का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है आश्रित या दूसरों पर निर्भर रहने वाला, जो कि मैं आपको ऑलरेडी शुरुआत में बता चुका हूं। सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट शाब्दिक अर्थ मतलब उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग ये रहता है कि दूसरों पे आश्रित रहने वाला, दूसरों पे डिपेंडेंट होने वाला, दूसरे पे डिपेंड रहने वाला, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट का शाब्दिक अर्थ होता है आश्रित या दूसरों पर डिपेंड रहने वाला। इसका प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लॉज। सर अब ये क्लॉज कहां से आ गया? तो क्लॉज के ऊपर एक पूरा लेक्चर बना रखा है मेरे बच्चों, आप लोग देखना, ठीक है। आल्दो 6th स्टैंडर्ड में क्लॉज का टॉपिक इतना आता नहीं है, लेकिन 9th में आएगा आरएमएस सैनिक में, ठीक है। तो क्लॉज क्या होता है? सिंपल क्लॉज, अच्छा बाल सीख रहा हूं नहीं, पर इसको टॉफी नहीं मिलेगी। हाँ सही दिख रहा था ना? हाँ। चलो देखो क्या है सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्या होता है पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में। क्लॉज क्या होता है? एक सेंटेंस का पार्ट होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, सिंपल। कभी भी याद रखना, क्लॉज एक सेंटेंस का पार्ट है, क्लॉज पूरा सेंटेंस नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो कि क्लॉज एक सेंटेंस है। डन। और डिटेल में जाना हो तो डिस्क्रिप्शन में तो मैं लिंक नहीं दूंगा, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, ठीक है। उसने क्लॉज का लेक्चर डाला रखा है, आप लोग देखना उसको, ठीक है। तो यहां तक सीन क्लियर है? तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है? जो अपने मीनिंग के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहेगा, जो अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहेगा। तो आपको सबऑर्डिनेट कंजक्शन समझ में आया क्या होता है अच्छे से? अनुभव, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट का शब्द होता है आश्रित या दूसरे पे डिपेंडेंट रहने वाला। इसका प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने के लिए किया था। एक एग्जांपल देखो, हाँ, भावना वाज फाइन एज शी केम लेट। तो भावना को भैया फाइन देना पड़ा, काहे? क्योंकि वो लेट आई, ठीक है। इफ ही कम्स आई शेल गो, अगर वो आएगा तो भाई जाएगा, ठीक है, अगर वो आता है तो भाई जाएगा। अब देखो, नीलू इज ऑनेस्ट दो शी इज पुअर। नीलू ईमानदार है हालांकि वो गरीब है। तो यहाँ पर क्या है? एक सेंटेंस जो है दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है अल्टीमेटली? यहाँ पर कंजक्शन क्या है? एज हो गया, ठीक है, दो हो गया, ये सब क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। कभी कभी देखो सबऑर्डिनेट कंजक्शन या कोई कंजक्शन जुड़ा नहीं रहता है, केवल कॉमा लगा दिया जाएगा। तो आप ये भी याद रखना, कॉमा भी कंजक्शन का काम करता है, कॉमा भी कंजक्शन का काम करता है। डन। तो आपका टास्क क्या है यहाँ पर? आपको सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है समझ में आया? सारे नाम याद रखने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछा जा सकता है, उसने दे दिए 4 वर्ड आपको और उसमें से ये पूछ लिया बताओ इसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन सा है या फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन सा है। तो आप बिल्कुल लिस्ट याद रखें, इसलिए बता रहा हूं सारी चीजें बिल्कुल रूट से समझ में आई बात। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? हमने डेफिनेशन पढ़ ली, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और हमने उसकी सारी लिस्ट याद कर ली। सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है? हमने पता कर लिया कि वो डिपेंडेंट होता है, उसकी सारी लिस्ट याद कर ली। डन। अब इसके अलावा क्या है हमारा?
कोऑर्डिनेटिंग हो गया, सबऑर्डिनेट। अब इसमें कुछ और अब यहाँ पे क्लॉज का टॉपिक शुरू हो गया जो अभी फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है इसमें कोरिलेटिव कंजक्शन, वो और देख लो कैसे कैसे इनके यूज करने में आपको सब बताऊंगा। आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से बात कर रहे हैं, ठीक है, रूट से, तो आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई डिफिकल्टी आनी चाहिए आपको। अब कोरिलेटिव कंजक्शन, इधर आ जाओ पेज नंबर 3 to 5 पे बेटा। देखो ईदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो बोथ एंड नो सूनर देन दो येट हार्डली स्कार्सली व्हेन वेदर और सो एज, ठीक है, ये सारी चीजें आपको दी गई। अब क्या लिखा है, कोरिलेटिव कंजक्शन का प्रयोग, यानी कि जो कोरिलेटिव कंजक्शन होता है उनका यूज कैसे होता है बच्चों, ठीक है, एक नाउन को दूसरे नाउन प्रोनाउन से, एक प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन या नाउन से, एक एडजेक्टिव को दूसरे एडजेक्टिव से, एक वर्ब को दूसरे वर्ब से, एक एडवर्ब को दूसरे एडवर्ब से, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से, ठीक है, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से, और एक कॉम्प्लीमेंट को दूसरे कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने के लिए किया जाता है। सिंपल शब्दों में कहा जाता है क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शन आर ऑलवेज यूज्ड इन पेयर्स। जो कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं वो हमेशा पेयर्स में यूज होते हैं। अब चूंकि कंजक्शन का पार्ट पढ़ रहे हैं तो कंजक्शन करता क्या है, कंजक्शन वर्ड्स को, सेंटेंस को, क्लॉज को, फ्रेज को जोड़ने का काम करता है। तो कोरिलेटिव कंजक्शन भी जो है वो देखा जाए तो कंजक्शन का ही पार्ट है, तो अल्टीमेटली वो भी क्या करेगा, सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। बस फर्क इतना है कि वो क्या है, कोरिलेटिव है। फर्क इतना है, वो जो है कोरिलेटिव है। कोरिलेटिव मतलब पेयर में आएगा, ईदर और, नीदर नॉर। जैसे कि ऐसे खेल लेते हैं, शी इज नॉट ओनली माई फ्रेंड बट ऑल्सो माई वाइफ, ठीक है, वो केवल मेरी दोस्ती नहीं बल्कि पत्नी भी है। स्माइल आती है चेहरे पे। आओ जोगी के पत्नी नाम सुनते हैं, ठीक है, मैं ये इसकी मम्मी को दिखाना, जोगी के चेहरे पे स्माइल आती है, भेज देना, ठीक है। तो यहां तक सीन क्लियर हुआ बच्चों। अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जितना हमने पढ़ा अभी तक, ठीक है। कंजक्शन क्या होता है भुवन बाम बताओ। हाँ, दो क्लॉज को, दो सेंटेंस को और दो वर्ड्स को, वेरी गुड, सही है, दो फ्रेज को जोड़ने का काम करते हैं कंजक्शन, ठीक है। चलो हाँ, यशराज, नोराज, तुम बताओ कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, नाम बताओ। हाँ सही जा रहा है, सही जा रहा है, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेटिंग और अभी बोला है अभी थोड़ी देर पहले, पेयर में कौन से आते हैं, नहीं वो बताएगा, बता दो उसको, पढ़ा है उसने। हाँ ध्रुवी बताओ। सबऑर्डिनेटिंग, हाँ, कोरिलेटिव, वेरी गुड। अब सबऑर्डिनेटिंग के नाम आपको अभी याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप लोग लिस्ट में दी गई है, कल घर से आपको याद करके आना है। डन, इतना सीन क्लियर है। अब यहां पर क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब देखो एग्जांपल क्या लिखा, इधर यू और योर क्लासमेट हैज स्टोलन माय पर्स, या तो तुमने या तुम्हारे क्लासमेट ने भाई का पर्स चुराया है, मारा पेन, ठीक है। देखो एक एग्जांपल देता हूं, क्या कह रहा बेटा, देखो इधर यू और, ठीक है, योर क्लासमेट हैज स्टोलन माय पेन, हैज स्टोलन माय पेन। देखो इधर और आ गया, ये क्या है हमारा सॉरी, इसको डिनोट कर देते हैं अलग से, ठीक है, ये क्या है, रेड में बना दिया मेरे बच्चे, ये है हमारा कंजक्शन। और ये कौन सा कंजक्शन है, कोरिलेटिव। और ये कौन सा कंजक्शन है, कोरिलेटिव कंजक्शन है। अब क्या कर रहा है, देखो इधर यू, या तो तुमने, और योर क्लासमेट्स, ठीक है, और योर क्लासमेट हैज स्टोलन माय पेन, या तो तुमने या तुम्हारे क्लासमेट ने मेरा पेन चुराया है। डन। तो यहां पर क्या आ रहा है, इधर और ये हमारा क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शन, ठीक है। कोई डाउट यहां पे। अब मान लो देखो कभी कभी एग्जाम में, अब देखो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रॉपर, अभी हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कितने टाइप के आएंगे वो भी हम लोग पूछ लेंगे। डन। किसके साथ में कौन सा कंजक्शन आना है वो, और कंजक्शन के यूजेस भी पढ़ने हैं हमें। ये तो आज ब्रीफ इंट्रो था, ठीक है, यहां पर हमने केवल बेसिक बातें करी हैं, कंजक्शन जितने टाइप के होते हैं उनका यूज कैसे होता है अभी तो वो भी बताना है, ठीक है। चलो 11:10 हो गए, उसमें टाइम देखना कितना हो गया, 30, थोड़ा सा और ले आगे बढ़ाएं, ओवरलोड हो रहा है कि नहीं ये बताओ, पक्का। तो चलो शुरू आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या बेटा, जिनको हो रहा है उन्होंने बोला ही नहीं, चलो वरीड ना हो। अब मेरे वाले नोट्स निकाल लो फटाफट से। अच्छा खुले ही रखे तो स्मार्ट बच्चा है यार।
अच्छा, तू बस पढ़ने में फोकस करा कर भाई। हाँ, कुछ बोल रहा है क्या? हाँ भैया, नंबर बस सुन लिया मैंने, सुन लिया। चलो, तो अब ये भाई के नोट्स हैं, एक बार इसमें ब्रीफ में देख लेना आप लोग क्या है। कंजक्शन का है शब्द जो वर्ड्स को, सेंटेंस को आपस में जोड़ने काम करता है। कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, आप लोग देख लेना। काइंड्स ऑफ कंजक्शन आपको बता दिया है कितने प्रकार, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? ये कंजक्शन तो समान रैंक के सेंटेंस वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं। इस तरह के मुख्य कंजक्शन कौन है? फॉन, बॉयस, फॉर एंड नॉर, ठीक है, और येट, सो। एन इजी वे टू रिमेंबर दिस 7 कंजक्शन इज टू थिंक ऑफ द वर्ड फैन बॉयज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज कीप इन योर माइंड, ठीक है। If you forgot all the kind of conjunctions, then always keep in mind only one word, fanboys. What does it mean here? Here, F means for, and, nor, both, but, or, yet, so. ये सारी चीजें देखो, for and nor, but, or, yet, so. ये सारी क्या हैं? Fanboys. और भी हैं, बट हम लोग एक इजी वे में बना दिया। अगर मान लो देखो आपको एक भी याद नहीं आ रहा, फैन बॉयज तो याद आएगा। फैन बॉयज के हिसाब से आप लोग कितने वर्ड कवर कर लेंगे? 7 तो कर लेंगे, बस निंजा टेक्निक। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है? इन कंजक्शन द्वारा एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को अन्य क्लॉज से जोड़ा जाता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? वह जो अपने पूर्ण अर्थ के लिए अन्य क्लॉज पर डिपेंडेंट होता है। इस तरह के मुख्य कंजक्शन है आफ्टर, ऑल्दो, एज, ये सारी चीज बता दी है। कोरिलेटिव कंजक्शन, जो कंजक्शन जोड़े पेयर्स में यूज किए जाते हैं उन्हें कोरिलेटिव कंजक्शन बोलते हैं। इधर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, वेदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है? रिमेंबर, कोरिलेटिव कंजक्शन आर ऑलवेज इन पेयर्स, ठीक है। दे जॉइन सिमिलर एलिमेंट्स व्हेन जॉइनिंग सिंगुलर एंड पुंगुलर सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू द वर्ब डिटरमाइंस वेदर द वर्ब इज सिंगुलर और पुंगुलर। इसका मतलब क्या है? कब सिंगुलर वर्ब आएगी, कब पुंगुलर आएगी, उसके हिसाब से सब्जेक्ट कैसे चेंजेस होंगे, वो सब आगे बताया गया है। चलो तो शुरू करते हैं सम इंपॉर्टेंट कंजक्शन। Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे कंजक्शन के टॉपिक को, ठीक है। कल हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ लिया था उसके आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपनी बुक्स वगैरह खोल के बैठे, इवन मेरे नोट्स निकाल के बैठे। आज 2 बच्चियाँ एब्सेंट है, कौन? उन्नति और अधिश्री, है ना, ठीक है भैया। किसी का मोबाइल चल रहा है क्या? मोबाइल लाते हो तुम क्लास में? नहीं लाते हो तो ठीक है। हाँ मेरे को मालूम है, 17 नहीं है, बारात में आया तो मेरी ले। देवांश क्यों बातें कर रहा बेटा? लो भानु भैया, तुम बात कर रहे हो उनसे यार, हैं? आज हर कोई भानु भैया की शिकायत कर रहा है। चलो, कल हम लोगों ने नॉट ओनली बट आल्सो पढ़ लिया था, लेकिन एक बार फिर से यहीं से कनेक्ट कर लेते हैं। जिसको समझ में आ गया हो वो डबल समझे, जिसको नहीं आया तो वो आज ये खत्म करने का प्लान है। अब देखते हैं प्लान कितना एग्जीक्यूट हो पाता है, ठीक है। तो हम लोग आज कवर करने वाले हैं, देखो कल हमने क्या पढ़ा था एक बार रिकॉल कर ले ब्रीफ में। हमने कंजक्शन की डेफिनेशन पढ़ ली थी, क्या होता है कंजक्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे समझा था हमने, ठीक है। और उसके अलावा कितने टाइप के कंजक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव, हमने तीनों पढ़े थे। आज हम लोग शुरुआत करेंगे कैसे कंजक्शन का यूज करना है। डन। हम लोग क्या पढ़ेंगे? कैसे कंजक्शन का यूज करना है। कोई डाउट यहाँ पे? चलो शुरू करते हैं। हाँ ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? वेरी गुड। श्री जय मां सरस्वती और जय श्री महाकाल। और हमारी डेट का है, पता ही नहीं चल रहा है डेट कैसे निकलती जा रही है। और आज है वेडनेसडे, ओके। आज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच है। देखो अभिनव ने कितनी अच्छी जानकारी दी है। इसी पे फोकस नहीं करना तेरे को, तेरा पेपर भी है जनवरी में सैनिक स्कूल का, याद है ना? 29 है। लला तुम फ्यूचर में जी रहे हो, टाइम मशीन में ट्रेवल कर रहे हो।
चलो बस खत्म, इनफ इनफ इनफ। अब हम पढ़ने वाले नॉट ओनली बट आल्सो का यूज कैसे करते हैं, बिल्कुल बारीक से। देवांश, कुणाल सामने। नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, से जोड़े जाने वाले सेंटेंस जो है दो टाइप के हो सकते हैं। यानी कि अब एज अ कंजक्शन अगर हम नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करेंगे तो वो सेंटेंस दो टाइप के हो सकते हैं। पहली चीज हमें ये भी ध्यान रखना है कि नॉट ओनली के साथ में किसका यूज होता है, बट ऑल्सो का। डन। वो दो टाइप कौन कौन से हैं, जब दोनों सेंटेंस दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा सेम हो, व्हेन सेम सब्जेक्ट एंड जब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट हमारा अलग अलग हो, व्हेन डिफरेंट सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, जब सेंटेंस के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट हो तब हमें क्या करना है, तो हम दोनों को वन बाय वन पढ़ेंगे। डन। जब सब्जेक्ट हमारा सेम हो तब क्या करना है, तो एक एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इसमें क्या लिखा है वो देखना। राधा इज प्लेइंग चेस और दूसरा है राधा इज वॉचिंग टीवी। दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा बच्चों, राधा। ये रही राधा। अब इस क्या इसमें कॉमन। अब पहले आंसर देख लो एक बार, क्या लिखा है, राधा इज नॉट ओनली प्लेइंग चेस बट ऑल्सो वॉचिंग टीवी। सर ये तो आपने आंसर लिख दिया, लेकिन ये आंसर अगर आया तो कैसे आया और मैं कैसे बनाऊंगा, अब उसको देख लेना एक बार, ठीक है। तो राउडी राठौर पिक्चर तो सबने देखी होगी ना, बस उसी के जैसे हम लोग खेलेंगे। जो भी हमने लिखा है वो सब हमने करा है। ऐसे वाक्यों को नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ने के लिए निम्न नियमों का पालन करना है। वी हैव टू फॉलो सम काइंड ऑफ रूल्स, ठीक है, इफ यू आर यूजिंग नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। पहला है, दोनों वाक्यों का जो कॉमन पार्ट समान हिस्सा है पहले उसे लिखेंगे, फिर नॉट ओनली लिखेंगे। तो हमने क्या करा, दोनों सेंटेंस में राधा इज कॉमन था, तो हमने क्या लिख दिया, राधा इज लिख दिया। अब देखते जाओ आगे, राधा इज हमने यहाँ तक लिख दिया। तो दोनों सेंटेंस का जो कॉमन पार्ट है पहले उसे लिखेंगे, फिर नॉट ओनली लिखेंगे। हमने क्या लिख दिया, नॉट ओनली लिखा। डन। अब क्या लिखना है, हाँ, उसके बाद में पहले सेंटेंस का शेष भाग यानी कि जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका रिमेनिंग पार्ट क्या था, प्लेइंग चेस, हमने लिखा, ठीक है, लिख दिया। इसके बाद में बट आल्सो लिखकर दूसरे वाले सेंटेंस का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको एज इट इज चेप देना है, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, नॉट ओनली बट, यहाँ तक तो हो गया था, बट आल्सो लिखा। उसके बाद में दूसरे सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट क्या था, वॉचिंग टीवी, हमने लिख दिया वॉचिंग टीवी। सारी चीजें, कुछ भी एडिशनल बोला है क्या मैंने, ये सारी की सारी फालतू बकवास यहाँ पे लिखी हुई थी, ठीक है, क्लियर है सीन। तो आपको घर पे जाके केवल उस बार उसको एक पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। डन बच्चों। अब एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। दोनों सेंटेंस कहते हैं राधा इज प्लेइंग चेस एंड राधा इज वॉचिंग टीवी। दोनों सेंटेंस में जो कॉमन पार्ट है सबसे पहले उसको लिखेंगे, ठीक है। तो राधा इज, फिर लिखेंगे नॉट ओनली, तो हमने लिख दिया नॉट ओनली, उसका लिखेंगे बट आल्सो, सॉरी रिमेनिंग पार्ट लिखेंगे फर्स्ट सेंटेंस का। तो राधा इज नॉट ओनली प्लेइंग चेस बट आल्सो वॉचिंग टीवी। दूसरे वाले सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट लिख देंगे बट आल्सो लगा के। डन। अब आ जाओ थोड़ा सा, ये तो हो गया जब दोनों सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट सेम है। अब मान लो दोनों सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट हमारे अलग अलग होंगे तो क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी नीड टू डू, क्या करने की जरूरत है हमें, ठीक है। जब, हाँ, जब हमारे सब्जेक्ट जो है अलग अलग रहेंगे तो हमारे ऑब्जेक्ट जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, व्हेन सब्जेक्ट आर डिफरेंट, तो लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। चलो, हिना इज वॉचिंग टीवी एंड शीला इज वॉचिंग टीवी। क्या मतलब समझ में आ रहा है, हिना भी टीवी देख रही है और शीला भी टीवी देख रही है। अब देखो आंसर क्या है, नॉट ओनली हिना बट आल्सो शीला इज वॉचिंग टीवी। अब ध्यान से सुनना, नोट क्या लिखा है, जब सब्जेक्ट हमारे अलग अलग हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नॉट ओनली। लिखा है नॉट ओनली हमने, ये देखो स्टार्टिंग में लिख दिया। डन। जब सब्जेक्ट हमारे अलग अलग हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नॉट ओनली लिखकर वाक्य को शुरू करना, तो हमने वाक्य को शुरू भी कर दिया नॉट ओनली लिख के। भटक चल रहा है क्या, कहाँ आएगा, अच्छा ये, अच्छा ये वाला, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइपो एरर। तूने कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं निकाल लिया ढूंढ के, ठीक है। देखो नॉट ओनली ही ना, तो सबसे पहले क्या देखा, रूल नंबर फर्स्ट, टाइम वेस्ट कर देता है कभी कभी यार। जब सब्जेक्ट हमारे अलग है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नॉट ओनली लिखकर सेंटेंस को शुरू करेंगे, कर दिया हमने, ठीक है। फिर पहले वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे, तो पहले वाले सब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या था, सेंटेंस का हीना, तो नॉट ओनली हीना हमने लिख दिया। उसके बाद में क्या लिखना है, बट आल्सो लिखेंगे। फिर दूसरे वाले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे, हाँ, तो नॉट ओनली हिना बट आल्सो लिखा। उसके बाद में क्या लिख दिया, शीला। और फिर जो रिमेनिंग पार्ट बचा है, अब चूंकि ऑब्जेक्ट दोनों में सेम है तो क्या लगाएंगे, इज वॉचिंग टीवी। डन।
तो नॉट ओनली हीना बट आल्सो शीला इज वॉचिंग टीवी। एक बार क्विक रिवीजन कर लो इसका। सबसे पहले अगर सब्जेक्ट हमारे अलग अलग रहेंगे तो ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, तो सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे? नॉट ओनली से। फिर पहले वाले सब्जेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बट आल्सो लिखेंगे, दूसरे वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे और रिमेनिंग पार्ट लिख देंगे। डन। अब यहाँ पर देखो रूल नंबर 2, बट आल्सो के बाद में जो वर्ब लगने वाली है वो उसके पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। यदि नॉट ओनली के पास वाला सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब हमारी प्लूरल लगेगी, और यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। आल्दो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जब हम टॉपिक कवर करेंगे नेक्स्ट लेवल पे तो उसमें आपको ये चीज़ें और अच्छी समझ में आ जाएगी, लेकिन फिर भी आपको ये भी समझना है। अब यहाँ पर क्या था, बट आल्सो के बाद में शीला क्या सिंगुलर है पंगुलर है? सिंगुलर है, तो बस सिंगुलर कैरी कर दी हमने। डन। किसी भी बच्चे को या बच्ची को यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो बच्चे, समझ में आ रहा है? ऑलरेडी मेरे बच्चे ये चीज़ रिकॉर्ड हो रही है तो आप लोग घर पे जाके एक बार और देख सकते हैं, जब मन करे तब देख लो। नहीं आ रहा है किसी, ये देखो रिकॉर्डेड लेक्चर इसीलिए हम लोग प्लान कर रहे हैं ताकि मान लो क्लास में कोई बच्चा हेजिटेशन हो रहा है, नहीं पूछ पाया कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, तो अकेले घर में जाके तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, फिर रिवाइंड करो, फिर पॉज करो, फिर रिवाइंड करो, देखो सुनो समझो। वहाँ तो किसी का रोक टोक नहीं है, वहाँ तो कोई नहीं देख रहा आपको, इसलिए मेरे बच्चे प्लान किया। ठीक है, तो आप जितना बेस्ट एजुकेशन ले सकते हैं उतना लें और अपनी पढ़ाई को कभी पीछे न रखें। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करने वाले नीदर नॉर के बारे में। अब नीदर नॉर वाला सेंटेंस को हम लोग कैसे ऐड करेंगे वो समझते हैं। तो पहली चीज, इसके लिए दोनों सेंटेंस का नेगेटिव होना जरूरी, इट्स मैंडेटरी तो बोथ द सेंटेंस आर नेगेटिव। ठीक है, यानी कि सिंपल शब्दों में कहा जाए तो नीदर नॉर का यूज तभी किया जाएगा जब हमारे दोनों सेंटेंस नेगेटिव हो। क्या हो? नेगेटिव। डन। अब सेम रूल, अभी देखो नॉट ओनली बट आल्सो अगर समझ में आ गया होगा अच्छे से तो बाकी के सारे पॉइंट्स ऐसे ही कवर होने वाले हैं। ठीक है, क्या लिखा देखो, जब दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम हो, व्हेन सब्जेक्ट सेम, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, मोहन इज नॉट अ स्टूडेंट एंड मोहन इज नॉट अ प्लेयर। दोनों सेंटेंस नेगेटिव है, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट भी क्या है? सेम है, मोहन मोहन। अब क्या लिखा है? मोहन इज नीदर अ स्टूडेंट नॉर अ प्लेयर। ये हो गया आंसर। डन। ये सब अफर्मेटिव में इधर और लगेगा। ठीक है, सब आएगा, उस पर स्टेप बाय स्टेप चलते रहो। अभी जिस जो टॉपिक कवर कर रहे हैं उस पर फोकस करो। इतना बड़ा मुंह मत फड़ा कर, कोई घुस जाएगा अंदर। हाँ ठीक है, वो बेचारी लल्लू भाई बहुत छोटी है। हाँ पता चला, वो देखा तुमने वो रावण का कौन सा भाई था? हाँ पता नहीं, हाँ कुंभकर्ण टाइप, वो ऐसा बड़ा मुंह फाड़ता था, फिर वो छोटे बच्चे अंदर चले जाते थे। तो दिव्यांशी ने, अधिश्री ने, क्या नाम है इसका, ध्रुवी ने मुंह फाड़ा और दिव्यांशी चली गई पेट में। लो ठीक है, तो देखो यहां तक हो गया बच्चों। अब जब सब्जेक्ट हमारा एक ही है तो इस तरह के वाक्यों में कॉमन भाग जो है उसको सबसे पहले लिखेंगे। डन। उसके बाद में क्या लिखना है? नीदर लिखेंगे, उसके बाद में पहले वाक्य का शेष भाग लिखेंगे, उसके बाद में नॉर लिख देंगे। ठीक है ना? आप समझते जाओ, जो रूल पहले पढ़े थे सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अब दोनों सेंटेंस से कॉमन पार्ट क्या था? मोहन इज लिख दिया, मोहन इज। फिर क्या लिखा था? नीदर। डन। मोहन इज नीदर अ स्टूडेंट। अब चूंकि सर आपने नॉट क्यों नहीं लगाया, देखो नीदर नॉर नेगेटिव वर्ड्स के लिए यूज होता है, तो इसमें जब नीदर नॉर का यूज होगा तो नेगेटिव वर्ड हट जाता है, तो नॉट का यूज नहीं करना। वी डू नॉट यूज नॉट इफ यू आर यूजिंग नीदर नॉर और एनी काइंड ऑफ नेगेटिव वर्ड्स। ठीक है, हमेशा याद रखना नेगेटिव वर्ड्स में कभी नॉट का यूज होता ही नहीं है, बिकॉज नेगेटिव वर्ड आने से वो ऑलरेडी नॉट का काम कर देता है। ठीक है, तो मोहन इज नीदर ए स्टूडेंट नॉर अ प्लेयर। कोई डाउट बच्चों? रूल्स नोट आप लोग जैसे बताएं वैसे पढ़ते रहना, कि फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो पूछना। ठीक है क्या क्या कह रहा भाई? मोहन इज नीदर ए स्टूडेंट नॉर अ प्लेयर। हाँ नहीं नहीं ऐसे नहीं लिखता बेटा, तो चड्डी ऊपर पहन सकता है क्या? हाँ हाँ कर सकते हैं ना, तो कोई रॉकेट साइज थोड़ी ना यार। नहीं चलो, हाँ देखो, व्हेन सब्जेक्ट आर डिफरेंट, सॉरी हाँ व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, सब्जेक्ट यहाँ देखो गड़बड़ कर दी इसने, सब्जेक्ट हमारे अलग अलग होंगे तब। देखो सुरेश रमेश मेरे बचपन से ही फेवरेट है मेरे, जब से मैंने वो डेयरी में वो 5 स्टार का ऐड देखा ना, रमेश सुरेश 5 स्टार खाते देखते ना। हाँ देखो
तो सुरेश इज नॉट गोइंग टू दिल्ली एंड रमेश इज नॉट गोइंग टू दिल्ली, क्या सिद्ध होता है इससे? दोनों का कुछ और ही प्लान है, जब दिल्ली जा ही नहीं रहे कहीं और सेट ही करेंगे। देखते जाओ। अब सबसे पहले क्या करेंगे, नीदर लिखेंगे, फिर पहले वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट। अब पहले आंसर चेकआउट कर लो। नीदर सुरेश नॉर रमेश इज गोइंग टू दिल्ली, क्या समझ में आया? नीदर सुरेश नॉर रमेश इज गोइंग टू दिल्ली। तो सबसे पहले नीदर लिखेंगे, फिर पहले वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद में नॉर लिखेंगे, दूसरे वाले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कॉमा का भाग लिखेंगे, यानी कि फालतू की बात जो हम अभी पढ़ के आ रहे हैं वही सारे रूल्स अप्लाई होने वाले हैं। डन। तो नीदर सुरेश नॉर रमेश इज गोइंग टू दिल्ली। हमेशा याद रखो पॉइंट नंबर 2, नॉर के बाद वर्ब नॉर के साथ लगने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी, यानी कि रमेश सिंगुलर था इसलिए वर्ब हमारी सिंगुलर लगी, अगर पुंगुलर सब्जेक्ट होता तो पुंगुलर वर्ब लग जाती। ठीक है, डन। चलो, हाँ कहाँ चला गया? अब यहाँ और देख लो एक बार, एक दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, इसको देख लो एक बार, किसी को पता नहीं चलेगा, और चल भी गया तो चलने दे यार, क्या फर्क पड़ता है यार। देखो, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब क्या लिखा? नीदर दे नॉर ही प्लेज क्रिकेट। सर ही के बाद में प्लेज आ गया, क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही सिंगुलर है इसलिए। ठीक है, बस हमेशा याद रखना, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर कैरी करेगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल कैरी करेगा, ऑलवेज रिमेंबर। डन। इधर और के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, दोनों वाक्य अफर्मेटिव में हो तो इन कंजक्शन का यूज जोड़ा जा सकता है, यानी कि सिंपल शब्दों में कहा जाता है इधर और का यूज कहाँ होता है बच्चे? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। छोटे बोला नहीं तूने मुझे। लेकिन अब तुमने टॉफी खो दी ना बच्चों। अच्छा मैंने सुना नहीं, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। हाँ भाई, हाँ हाँ, कभी ऐसा होता ही नहीं लला। अब सुनो, तुम्हें नौता में बुलाया गया, ठीक है, अब तुम्हें बिठा दिया उस पर टेबल कुर्सी पे, और सामने बफर भी चल रहा है, क्या करोगे? पहले बफर खाओगे फिर नौता का बैठोगे? नहीं, हम नौता खाएंगे वैसे करेंगे, ऐसा करेगा क्या? कोई एक चीज डिसाइड करेगा ना, बस तो फिर नहीं ऐसा करेगा ये, ऐसे खेलते हैं थोड़ा सा। देखो कितना अच्छा प्रश्न पूछा इसने, ये हमारा गोरमी है। डन। आप सुनते जाओ। जे रही इसकी टेबल कुर्सी जो नौता में बैठ गया, और जहाँ चल रहा बफर। डन। अब गोरमी ने 2 रसगुल्ला जहाँ टेक दिए, फिर उठ के आया 4 छेना जहाँ दबा दिए, फिर वापस गया 2 पूड़ी वहाँ पेल दी, फिर आया 1 तंदूरी रोटी यहाँ पेल दी। ऐसे ही करता रहेगा? नहीं करेगा ना, एटलीस्ट कहीं ना कहीं या तो यहाँ डिसाइड करेगा या यहाँ डिसाइड करेगा, या फिर पहले इसको पूरा खत्म करेगा फिर इसको पूरा खत्म करेगा। ऐसे ही होगा ना। पता चल रहा भाई साहब एंजॉय कर रहा है, हैं? चला जिसका ब्याह हो रहा है वो जयमाला छोड़ते हो, अरे गोरमी कुछ अलग ही कर रहा है, हैं? मान लो भतौर की चाबी तुम्हें दे दी, तुम तो ठिस दोगे उसकी, हैं? चलो, क्या समझ में आया? कभी भी ऑप्शन साथ में नहीं आएंगे। डन। अब आ जाओ, इधर और के लिए दोनों सेंटेंस का अफर्मेटिव होना बहुत जरूरी है। इफ यू आर यूजिंग इधर और, ठीक है, तो हमें दोनों सेंटेंस का अफर्मेटिव होना जरूरी है। ठीक है, क्या लिखा है देखो, जब दोनों वाक्य अफर्मेटिव हो तो कंजक्शन द्वारा जोड़ा जा सकता है, नीदर नॉर इधर और। ठीक है, तो 2 वाक्यों को जोड़ने के नियम समान है, यानी कि रूल्स हमने जो पढ़े हैं वो सारे सब बच्चों सेम है। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा सेम हो, व्हेन सब्जेक्ट इज सेम, तो राजेश प्लेज चेस एंड राजेश वॉचेस टीवी। अब क्या लिखा है? राजेश कॉमन है, राजेश ईदर प्लेज चेस और वॉचेस टीवी। किसी को समझ में नहीं आया तो हाथ खड़ा करें। देखो, दोनों सेंटेंस में कॉमन क्या है? राजेश। उसके बाद क्या लिखना है? ईदर। रिमेनिंग पार्ट इसका प्लेज चेस, फिर क्या लिखना है? और दूसरे वाले सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट वॉचेस टीवी। हो गया। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारे अलग अलग हो तो क्या करना है? शी प्लेज क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। डन। अब देखो क्या है आंसर? इधर शी और आई प्ले क्रिकेट। क्या आएगा? इधर शी और आई प्ले। सर यहाँ पर प्लेस लिखा है, यहाँ पर प्ले लिखा है, लेकिन यहाँ पर प्ले लिखा है क्यों? नॉर के बाद में जो सब्जेक्ट आता है वो आई क्या है? आई बेसिकली देखा जाए तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट परफेक्ट में वो प्लूरल की वर्ब कैरी करता है। तो इस सेंटेंस में जो बेसिकली टेंस है हमारा वो कौन सा? प्रेजेंट सिंपल। आ जाओ बोथ एंड पे, किसी को पता नहीं चलेगा।
देखो क्या कह रहा है बच्चे, जब दोनों में सब्जेक्ट हमारे सेम हो, व्हेन सब्जेक्ट इज सेम, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, आई एम अ टीचर, यहाँ पे आर्टिकल ए और ऐड कर लेना बच्चों, ठीक है, आई एम अ टीचर, आई एम एन ऑथर, डन। सेम रूल है, कॉमन पार्ट क्या है, आई एम बोथ, आई एम सॉरी, ठीक है, आई एम बोथ अ टीचर एंड एन ऑथर, भैया दोनों हैं, टीचर हुए हैं ऑथर हुए हैं, समझ गए। अब नोट क्या लिखा है, कंजक्शन बोथ एंड पर भी वही नियम लागू होते हैं मेरे बच्चे जो नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ईदर और पर लागू होते हैं, ठीक। यानी कि आपको जो नोट में दिया गया है आपको वो पढ़ना है और अप्लाई करना है। प्रिंस समझ में आ रहा बेटा, कुणाल, हार्दिक, हाँ बेटा शौर्य, ललो तुम क्या कर रही हो, कछु मिटा रही थी, ललो तुमने कहा लिख दो है, नवरात्रि चल रही, माता रानी का रूप हो तुम, फोद देंगे यहाँ, ठीक है। चलो अभी 9 दिन किसी भी बच्ची की पिटाई नहीं होगी, ठीक है, ऐसा अगर मन में विचार आए 9 दिन के बाद तो तुम देखना, कट 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 कट। हाँ सी सिंगुलर में आता है, बोथ हमेशा प्लूरल कैरी करेगा। यहाँ कोई डाउट बच्चों, अब देखो, ही इज माई फ्रेंड एंड शी इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, शी इज माई फ्रेंड, ठीक है। अब बोथ, चूंकि सब्जेक्ट अलग अलग है, बोथ ही एंड शी आर माई फ्रेंड, अब चूंकि बोथ आ रहा है मेरे बच्चे इसलिए वर्ब कौन सी कैरी करेगा वो, कोई डाउट यहाँ पे, पक्का। चलो आगे बढ़े, अब आ जाओ सो दैट पे। का कहता है सो दैट का नियम और कहता का है सो दैट का नियम, वो देख लेते हैं। कंजक्शन सो दैट का प्रयोग सामान्यतः टू और टू के रेफरेंस में होता है। इससे एक चीज तो समझ में आ गई कि हम लोग मेरे बच्चे जब भी सो और दैट का यूज करेंगे वो किसके रेफरेंस में होगा, टू टू। इतना समझ में आया, हाँ क्या कह रहा बेटा, हाँ बहुत, ठीक है, हम बोलते हैं ना दिस इज टू मच, इट मीन्स क्या है, टू जो है नेगेटिव वर्ड था। बहुत से लोग बोलते हैं ना दिस इज टू गुड, लिटरली बता रहा हूँ, टू जो है नेगेटिव वर्ड होता है, तो टू गुड कभी नहीं होता मेरे बच्चे, वेरी गुड होता है, वेरी गुड, ठीक है। टू गुड मतलब नेगेटिव सेंस में यूज होता है, एडवर्ब पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हमें कब वेरी का यूज करना, कब टू का यूज करना। टू भी क्या अल्टीमेटली एडवर्ब भी है, ठीक है। तो सो दैट कंजक्शन, सो दैट किसके रेफरेंस में हो रहा है, टू टू के रेफरेंस में। इसकी जगह हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, सो दैट का, और सो दैट की जगह पे किसका यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी है आप वही कर सकते हैं, सेम रूल अप्लाई होने वाले हैं। पहली चीज समझ में आई, हाँ यशराज नोराज, सो दैट का यूज किसके लिए होता है, टू टू के लिए, और टू टू के भी किसका यूज कर सकते हैं, सो दैट का। ललो बन गई मेहंदी, सामने देखो, ये गलत बात है ना यार, मैं मम्मी को बोलूँ देख, क्या नाम है इसका, सिद्धि, सिद्धि, देखो ना सिद्धि पढ़ नहीं रही है क्लास में, मैं पढ़ा रहा हूँ ये ड्राइंग बना रही है, गलत बात है ना। 9 दिन मतलब नवरात्रि चल रही तो इतना फायदा उठाएगी क्या, सर ने कह दी मारेंगे नहीं, ललो हम तो भी नहीं किया। चलो क्या समझ में आया, ये सीन क्लियर है बच्चों। अब तो क्या लिखा है पहला सेंटेंस, ही इज टू वीक टू वॉक, पहला सेंटेंस देखो, सबसे इजी तरीका, सो दैट का यूज किसके रेफरेंस में होता है, सबसे पहला चीज दोनों पे सर्कल लगा लो, डन। इतना पता कर लो, इस टू की जगह लगाएंगे सो, इस टू की लगाएंगे, यहां तक कोई दिक्कत, पक्का। चलो अब क्या लिखा, ही इज लिखा है, हमने लिख दिया ही इज, टू की जगह क्या लिख दिया, वीक की जगह क्या लिख दिया, टू की जगह क्या लिख दिया, बस यहां तक स्टॉप कर दो। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो टेंस है मेरे बच्चे, हमारा टेंस, अगर वो टेंस हमारा प्रेजेंट में है तो हम लोग कैन नॉट का यूज करेंगे, और अगर वो टेंस हमारा पास्ट में है तो कुड नॉट का यूज करेंगे। सर ये क्या आ गया, टेंस कहाँ से आ गए, हम तो कंजक्शन पढ़ रहे हैं। बस टू टू और सो दैट में बच्चों थोड़ा सा आपको ये दिमाग लगाना है, डन। तो जब भी टू टू का यूज होगा, अब चूंकि, और टेंस को कैसे पकड़ते हैं कौन बताएगा, हाथ खड़ा करें। हाँ भुवन बाम, भाई ने हाथ खड़ा कराया। टेंस को कैसे पकड़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब से, सही जा रहा है,
अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो बहुत सटीक जवाब दे दिया उस लड़के ने, बताया है, बस उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, आंसर सही है तेरा, गलत नहीं है। हम लोग हेल्पिंग वर्ब से, मेन वर्ब से पकड़ सकते हैं, मॉडल वर्ब से पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या सीन है, वो टेंस जो है, अब इसमें क्या था, इज, तो टेंस का है प्रेजेंट का, और प्रेजेंट के लिए क्या आता है, कैन नॉट, पास्ट में रहेगा तो कुड नॉट, तो क्या लिखा, ही इज टू वीक टू वॉक, तो ही इज सो वीक दैट, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे ही कैन नॉट वॉक। क्या मतलब है, वो इतना, बस अगर वर्ब सेकेंड फॉर्म हो जाती तो कुड नॉट लग जाता, पास्ट में चली जाती तो ठीक है। तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट, वो इतना अधिक कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। कोई डाउट यहां पे? चलो, अब अगर मान लो हमें दिया है क्वेश्चन ये वाला, इसको छोड़ दो, भी इसको मिटा दो, एक मिनट, ब्रश करें, और कितना बड़ा है इसमें, हैला, अरे वाह, ये तो बचपन से ही स्मार्ट लड़का है, लेकिन फिर भी क्या फर्क पड़ रहा है, अरे छोटे, अब देखो खड़े क्यों हो गए, आराम से देखो। अब हमारे पास एग्जाम में दिया हमें ये वाला क्वेश्चन, शी इज टू वीक टू क्लाइंब अप द हिल। अब कोई है बच्चा जो इसमें टू का यूज करके हमें दिखा दे और बन जाए राजा बेटा। इसमें शी इज टू ओल्ड, हाँ इसमें सॉरी, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, अनुभव के अलावा, हाँ सॉरी तुम बताओ, हाँ हाँ हाँ, पहली चीज तो बेटा जब टू का यूज तूने कर दिया तो दैट आएगा ही नहीं, नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ मैं देख रहा हूं, हाँ हार्दिक बताएगा, हार्दिक हाथ खड़ा कर रहा है, शाहरुख खान, तू कर लेगा, मुझे इतना इजी क्वेश्चन, रुक जा, नहीं दोबारा मौका नहीं, हाँ गौर में बताओ, हाँ गलत है, हाँ सौरभ बताओ, सही है, देखो यश क्या जोगी नाम है, जोगी का आंसर करेक्ट, अरे करना क्या था बच्चों, देखो सुनो सुनो, इसका आंसर करेक्ट उसने कॉपी में लिखा, आंसर हमारा यही था। अब क्या करना है वो देख लो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट, ऑल दो मेरे बच्चे ये कभी ऐसे आएंगे नहीं क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम कंजक्शन पढ़ रहे हैं तो जीरो से एडवांस ये भी सीख लो, आने वाले टाइम में 10th 12th में काम में आएंगे आपके। देखो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, इस सो की जगह पे सर्कल कर लो और इस दैट की जगह पे सर्कल लगा दो, डन। इतना पता कर लो, इसकी जगह पे लगाएंगे TOO, इसकी जगह लगाएंगे 2 और साथ में जो कैन नॉट रहता है वो हट जाता है। पानी है ये समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से? चलो तो क्या सीन है, सो की जगह पे क्या यूज करेंगे, TOO, और दैट की जगह पे क्या यूज करेंगे, यहां तक कोई समस्या? और ये जो कैन नॉट लिखा है ये हट जाता है। अब आंसर क्या बनेगा हमारा, देखते जाओ, ही इज टू वीक टू वॉक, और जो दोबारा सब्जेक्ट था उसको हट जाएगा। यहाँ पर 2 बार सब्जेक्ट आया है, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने सो दैट का यूज किया, अगर सो दैट का यूज नहीं करेंगे तो एक ही बार सब्जेक्ट आएगा हमारा। कोई डाउट? पक्का? चलो वेरी गुड, हाँ भाई बस ठीक है, चलो अब कोई नहीं, अब कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक। ये सारे रूल्स नोट में आप लोग पढ़ लेना कैसे करने हैं, ठीक है। अब आ जाओ थोड़ा सा आगे, अब हम लोग बात करने नो सुनर देन के बारे में। कल कोई पढ़ के आया नो सुनर और देन का हिंदी मतलब क्या होता है? ज्यों ही त्यों ही, जैसे ही वैसे ही, पढ़ के आए हो घर से? मैंने कहा था बेटा लिस्ट याद रखना। देखो सिंपल है, मैंने आपको जो टास्क दे दिया है, आपका अगर नहीं करके आएंगे आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे उसके लिए यार, ठीक है। देखो क्या है, नो सुनर देन, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, शी अराइव्स, शी बिगिंस टू क्लीन द हाउस, शी अराइव्स, शी बिगिन टू क्लीन द हाउस,
देखो क्या है, अब नो सुनर का आंसर देखो, नो सुनर डज शी अराइव देन शी बिगिंस टू क्लीन द हाउस। थोड़ा सा उसको ऊपर कर लेते हैं, चलो। क्या लिखा है, नो सुनर डज शी अराइव देन शी बिगिंस टू क्लीन द हाउस। कोई डाउट यहां पे? पक्का? अच्छे से क्लियर है? अब देखो, नो सुनर के बाद वाक्य के टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगती है। सबसे पहली चीज, अगर हम सेंटेंस में नो सुनर देन का यूज कर रहे हैं तो पहली चीज तो याद रखना कि देन की स्पेलिंग से ही गड़बड़ हो जाती है। THAN आता है ना कि THEN। दोनों में डिफरेंस पता है आपको क्या है? एक कंपैरिजन के लिए यूज में आता है और एक टाइम के रेफरेंस में यूज होता है। ठीक है, अब तो क्या लिखा है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, नो सुनर, और पहले वाला जो सेंटेंस है उस सेंटेंस का जो टेंस है उस टेंस की जो वर्ब है वो लगेगी। और वर्ब कैसे लगेगी? सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। तो नो सुनर डज लगा दिया, फिर सब्जेक्ट आ गया शी अराइव। सर वहां तो अराइव्स था, यहां पर अराइव। वेरी नाइस, बहुत जबरदस्त आंसर, क्योंकि डज का मतलब पढ़ा है लड़के ने। तो अगर सिंपल है, इफ वी आर यूजिंग डू एंड डज वी डू नॉट यूज एस और ईएस इन द वर्ब फॉर्म। डन? तो नो सुनर डज शी अराइव देन शी बिगिंस टू क्लीन द हाउस। अब सेंटेंस देख लो, दोनों वाले आंसर। ठीक है, पहला सेंटेंस क्या था, शी अराइव्स। दूसरा क्या सेंटेंस क्या था, शी बिगिंस टू क्लीन द हाउस। अब क्या कर रहा है, सबसे पहले नो सुनर लिख दिया हमने, डज लगा दिया, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। ठीक है, और टेंस कौन सा था हमारा, प्रेजेंट सिंपल। तो नो सुनर डज शी अराइव, उसके बाद में देन लिख दिया, फिर शी बिगिंस टू क्लीन। सर आपने दूसरा सेंटेंस तो एज इट इज शेप दिया। हाँ, तो बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है, चलो राघव समझ में आ रहा है? पक्का? चलो अब आ जाओ हार्डली हेड। हार्डली हेड के साथ किसका यूज होता है, सबसे पहले वो याद रखना है। किसका यूज होगा? वैन का। हार्डली हेड के साथ में वैन का यूज होगा। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, शी रीच द स्टेशन द ट्रेन अराइव्ड। बहुत इजी है, हार्डली हेड लिख दिया, शी रीच द स्टेशन लिख दिया, वैन लिख दिया, द ट्रेन अराइव्ड। सर ये तो पूरे ही उछाड़ दिया आपने। हाँ, तो करना क्या था, हार्डली हेड शी रीच द स्टेशन, पहले हार्डली हेड लिख दो, पहला सेंटेंस शेप दो, डन। फिर वैन लिख दो, दूसरा सेंटेंस शेप दो। कोई दिक्कत? पक्का? कुणाल समझ में आ रहा है बेटा? इंपॉर्टेंट चीज, हार्डली के साथ में वैन का प्रयोग होता है बच्चे, देन या अन्य कंजक्शन का नहीं। ठीक, हार्डली हेड लिखकर पहले सेंटेंस लिख देंगे, फिर वैन लिखकर दूसरा सेंटेंस लिख देंगे। हार्डली हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड यू शुड रिमेंबर। ठीक है, आपको ध्यान रखना चाहिए और आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, यू हैव टू रिमेंबर। अब बात करते हैं एज सुन एज के बारे में। देखो, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, शी रीच द स्टेशन द ट्रेन अराइव्ड। लो, एज सुन एज शी रीच द स्टेशन कॉमा द ट्रेन अराइव्ड। मैंने क्या बोला था, कभी कभी कॉमा भी कंजक्शन का काम करता है, कल बताया था। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, कंजक्शन कर रहा है। ठीक है, जो जैसे ही वो स्टेशन पहुंचा ट्रेन आ गई। ठीक है, बताओ यहां तक किसी को समस्या है क्या? उसमें लिखा है ना सारी चीजें, आपके एग्जाम में आएगा बराबर लिखा, आपको ऑप्शन मिलेंगे 4। हाँ, उसमें आपके बिल्कुल एग्जाम में दिए 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, उसके सबसे प्लान करना है। ठीक है, पक्का? चलो अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, 2-4 क्वेश्चन जो अभी तक कल और हमने आज पढ़ा है, क्या उसके हिसाब से एग्जाम में कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। बाकी हम कंडीशन कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी डियर स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट नहीं हुआ है कंजक्शन का। आज हमने को रिलेटिव कंजक्शन पढ़े। इजी सी एक उठा लेते हैं, कौन सी उठा ले बताओ? चलो टेक्स्ट बुक ही लो। चलो एक, अरे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अरे यार देखो, आपको आपको पता है ना क्या करना है, ये तो सिंपल सा टेक्स्ट बुक है। गूगल पे जितनी वेबसाइट है जहां पर भी कंजक्शन का क्वेश्चन आ रहा है आपको सारे अटेम्प्ट कर रहे हैं। बेस्ट प्रिपरेशन का टेक्निक क्या बताया था मैंने आपको, टॉपिक कवर करेंगे, सारी रेफरेंस बुक से कवर करेंगे, गूगल की सारी वेबसाइट से कवर करेंगे। एक क्वेश्चन हमारा बाहर नहीं जाना चाहिए, और जो पढ़ेगा वो सिलेक्ट होगा महाकाल के आशीर्वाद से, याद रखना।
अब चूंकि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, जिसको आंसर आए वो हाथ खड़ा करना, मेलोडी मिलेगी उसको। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, देखो आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शन चूज द करेक्ट कंजक्शन टू फिल द ब्लैंक गिवन इन द सेंटेंस। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, ठीक है, चूज द करेक्ट कंजक्शन, सही कंजक्शन चूज करना है, एंड फिल इन द ब्लैंक, या जो फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास में इसमें गिवन इन द सेंटेंस, जो सेंटेंस हमें दिया गया है, ठीक है। अब आ जाओ, अब आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन का सेंस निकालने की कोशिश करो। चारों कंजक्शन का हिंदी मतलब, बट मतलब क्या होता है, दो माने क्या होता है, सिंस माने क्या होता है, अनलेस माने क्या होता है। अनलेस माने यदि नहीं, बट माने पर, तो माने हालांकि, सिंस माने चूंकि, तब से। कुछ याद आ रहा है? देखो अब आपको क्या समझ में आया इससे, ये क्वेश्चन देखने के बाद में, सर आपने जो कल मुझे 61 से या 67 जो भी लिस्ट बताई थी उसका हिंदी मतलब मुझे पता होना चाहिए था। अगर आपको पता नहीं है तो ये क्वेश्चन आपका उड़ जाएगा, गलत करके आओगे 100%। समझ में आई बात? तो सीन क्लियर है बच्चों, कुछ की नहीं। तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे ना तो बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। जैसा आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ वो करना। हिंदी मतलब कभी ये मत सोचो ना सर इंग्लिश में आएगा, लेकिन इंग्लिश का हिंदी मतलब पता होना बहुत जरूरी है। समझ में आया? अब सबका आपको हिंदी मतलब बता दिया, अब आपके हिसाब से देखो कौन सा सेंटेंस आ रहा है। पर वो लेट है, इज स्किल्ड वर्कर। प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा लग रही है आपको? सेकंड वाले ऑप्शन की। हाँ ठीक है, बी या डी, ऐसे दो ऑप्शन पे नहीं खेलना। हाँ, देखो अनुभव, अनुभव का अनुमान सही है, इतना आपको बता दिया था कि ये है नहीं और ये है नहीं, फर्स्ट और थर्ड है नहीं। अब आंसर देख लो आप, क्या मतलब है, ठीक है। हालांकि अब यहाँ पे लेट लिखा ओनली, हालांकि वो लेट है बट वो स्किल्ड वर्कर है। लेट आया है या लेट है, लेकिन फिर भी क्या है, काम तो करवाना है मैं उससे। ठीक, क्या कह रहा बेटा? मैंने बता तो दिया। हाँ बताओ। सर ऐसे करेंगे सर, इसको सर लेट से देखेंगे तो सर कंफ्यूजन हो जाएगी। हम्म ही इज अ स्किल्ड वर्कर हम्म सर, फिर ऑप्शन का हिंदी मीनिंग देखेंगे सर, फिर लेट देखेंगे। ही इज ए स्किल्ड वर्कर। हाँ सर, पहले सर बाद वाला सेंटेंस पढ़ना। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हिंदी मतलब निकालो बस, बेस्ट आंसर। डन। एक और करें हाँ सर, और करेंगे 10। क्वेश्चन, हम ऑप्शन अब देख क्या ना आंसर आता है, इसलिए ध्यान से हम लोग कर रहे हैं आगे। अभी सर डिस्क्रिप्शन है, हाँ क्वेश्चन नंबर 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मतलब समझने की कोशिश करो प्यारे बच्चों। क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट कनेक्टिव फ्रॉम। देखो कनेक्टिव आ गया, अब हमें कंजक्शन नहीं लिखा है, तो कल बात बताया था कंजक्शन क्या है, कनेक्टर है, नल की टोंटी, याद आता। तो हेलन हैड अ स्माइल ऑन हर फेस, फिल इन द ब्लैंक, शी फेल्ट सैड रेयरली। देखो 4 ऑप्शन है, कैसे क्रैक करना है ये भी देख लो, कौन सा नहीं आने वाला है। क्या किसी को पता है इन चारों में से कौन सा नहीं आने वाला है? हाँ सौरभ बताओ। बिकॉज नहीं आएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है भैया, बिकॉज बताया तो आप क्या कह सकते हैं। अदरवाइज नहीं आएगा, हटाओ। सौरभ ने ये हटा दिया, अनुभव ने ये हटा दिया। और कोई है बाहुबली? हाँ शौर्य, हाउएवर भी हटा दो। और एक और आएगा सर, जेव हटा दे लियो। लेकिन 4 में से एक तो करेक्ट है भाई। आप फिर से देखो, हेलन हैड ए स्माइल ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे स्माइल थी। चलो बीडी में से आएगा। सबसे अच्छी बात पता है अनुभव की क्या है, कि उसका जो अनुमान रहता है ना वो बहुत सटीक रहता है। अब उसके लेकिन 2 ऑप्शन दिए है मेरे बच्चे, तेरे को 2 में से भी एक छाटना है। सी आएगा नहीं, मैंने आपको और इजी कर दिया, लो। अब आपके पास 3 है। चलो भैया बिकॉज भी नहीं आएगा। अब क्या है, अब अनुभव तूने क्या लगाया, क्या? हाउएवर, ठीक है, अनुभव का आंसर गलत है।
अब बी और डी अनुभव ने बोला था, देखो क्या वेयर इज का मतलब था जबकि, वेयर इज मतलब क्या है जबकि, हेलन हैड ए स्माइल ऑन हर फेस वेयर इज शी फेल्ट रेयरली, जबकि वो बहुत मतलब होता है ना उसके चेहरे पे हमें जो दुख है वो बहुत ही न के बराबर नजर आता है। एक और करें, देखा तो नहीं? अच्छा एक मिनट, क्या देखो प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, क्या किसी ने देखा आंसर? चलो तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब आप लोग बोर्ड पे नहीं देखेंगे जब तक, ऑल दो गलत हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं चलो। द टीम हैडंट लॉस्ट द गेम, ठीक है, लॉस्ट द गेम द एंटायर सीजन, फिल इन द ब्लैंक्स, वी बीट देम बाय अ ह्यूज मार्जिन लास्ट नाइट, ठीक है। ये चीज क्लियर है? अब out of the given 4 options, choose the correct conjunction to fill in the blank given in the sentence. Done. Their team had not lost a game the entire season. We beat them a huge margin last night. C आएगा नहीं, हटा दो। ये आएगा नहीं, हटा दो। ए और डी में से ऑप्शन है, फर्स्ट और 4 में से, और इजी कर दिया, आपके पास 4 में से 2 ऑप्शन है, आपको बताने कौन सा आंसर। अब मेजोरिटी कहती है फर्स्ट और नेवरदलेस और सिंस। नेवरदलेस वाले हाथ खड़ा करें। मेजोरिटी 1 2 3 4, नेवरदलेस वाले बच्चे बोलते हैं 4, और बाकी आंसर सिंस वाले 4 ऑप्शन वाले मतलब बाकी सारे बच्चे। तो देख लो आपका आंसर क्या है। नेवरदलेस आंसर करेक्ट था भैया उसमें। देखो उसमें नेवरदलेस ही आएगा। आप लोगों को मैंने कल बोला था, देखो बुक निकालो 2 मिनट। अरे रुको यार, ए देखो वेट करो, इसमें लिखा है नेवरदलेस का मतलब क्या है? तथापि, तो भी। तथापि और तो भी क्या कहने का मतलब है? दैट देयर टीम हैड नॉट लॉस्ट अ गेम द एंटायर सीजन। उनकी टीम ने पूरे एंटायर सीजन में कोई गेम हारा नहीं था। अब क्या कर रहा है? मैं काम कर रहा हूं ना बेटा। क्या ए आवाज समझो उसको। देयर टीम हैड नॉट लॉस्ट गेम द एंटायर सीजन, उनकी टीम ने पूरे एंटायर सीजन में गेम नहीं हारा था। अब नेवरदलेस का मतलब क्या है? तथापि। नेवरदलेस का मतलब क्या है? तो भी वी बीट देम बाय अ ह्यूज मार्जिन लास्ट नाइट, तो भी हमने लास्ट नाइट को उनको एक ह्यूज मार्जिन से हरा दिया। समझ में आई बात? यानी कि पूरे एंटायर सीजन में वो टीम हारी नहीं, लेकिन फिर भी हमने लास्ट नाइट को एक बड़े मार्जिन से हरा दिया। तो आंसर क्या है? नेवरदलेस। अब समझ में आया? अगर आपको नेवरदलेस की हिंदी मतलब पता होती तो आप उसका सेंटेंस का प्रॉपर सेंस निकाल सकते। समझ में आई बात? तो गड़बड़ नहीं होती। क्लियर है? कोई डाउट यहां पे? चलो फाइनली तो क्या कह रहा बेटा? नहीं अब टाइम हो रहा है बेटा, हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, कल और क्वेश्चन करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ओवर करते हैं, ठीक है। और हर बार की तरह लास्ट में एक रिक्वेस्ट कि अगर क्लासरूम का ये ऑफलाइन लेक्चर आपको समझ में आए तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पढ़ने वाले स्टूडेंटों के साथ में, सैनिक, मिलिट्री, RIMC के बच्चों के साथ में शेयर करें। और टिल देन सभी को बाय बाय और जय श्री महाकाल।